कर्नाटका की रियासत में असेंबली इलेक्शंस निहायत करीब हैं। इस सिलसिले में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस वाई कुरैशी बेंगलुरु के दौरे पर हैं। इलेक्शंस के करीब हमारे वज़ीर आज़म मोदी के मुतअद्दिद दौरे हो रहे हैं और कई यूनियन मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और एक और बड़ी शख्सियत की आमद हुई। आपका खैर मकदम है। सर बताइए क्या मकसद है इस दौरे का? नहीं, एक तो मुझे पॉलिटिशियन के दौरों के साथ मुझे न जोड़िए। वो उनके दौरों का मकसद अलग है, मेरा अलग है। मुझे तो ये मिल्लत मैनेजमेंट कमेटी ने इनवाइट किया था कि सिविल सर्विस बहुत दिन से इनवाइट कर रहे थे, मैं पहले आ नहीं पाया। इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन के सिलसिले में हमें मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, तो अब बहरहाल मौका मिला अब आने का। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो पहले करने की होती हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल के ऊपर वॉच रखना कि उसमें कोई कमी बेशी हो, जैसे कोई नाम कट गया हो उनको डलवाना, कोई करेक्शन की ज़रूरत हो, वो तो पहले करने की चीज़ होती है। अब तो उसके लिए लेट हो गया। अब जो कर सकते हैं कि और जो सिर्फ कौमी के लिए नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को वोट देना चाहिए। वोट तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है और एक तरह से वो ड्यूटी भी है कि आप वोट ज़रूर देने जाएं। ये इतना इम्पोर्टेंट एक राइट है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम तो पूरे हिंदुस्तानियों में ये पूरी अपील करते रहे। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप नाम का प्रोग्राम शुरू किया था। नेशनल वोटर्स डे शुरू किया था मैंने ही, वो इसीलिए कि ताकि नौजवानों में ये जागरूकता हो कि वो अपना नाम रजिस्टर ज़रूर कराएं, वोट के दिन पे वोट ज़रूर दें और वोट ईमानदारी से दें, किसी लालच में न दें, कोई शराब या पैसे के लालच में या किसी और फ़ायदे के लालच में न दें और अच्छे कैंडिडेट को चुन के विधानसभा में भेजें। कि मीटिंग में किसी ने बताया कि हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पे जहाँ पे टर्नआउट हमेशा लो होता है, और ख़ास तौर से वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मुस्लिम काफ़ी तादाद में, यानी मुसलमानों का टर्नआउट कम होता है। तो ये एक तशवीश की बात है और बड़ी गलत बात है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। टाइम बहुत कम है। अब अभी भी क्या कर सकते हैं कि भाई वो 10, 15, 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर ऐसी किसी अखबार ने लिखी हैं कि यहाँ पे लोग कम वोट देने आते हैं, तो आप इमीडिएटली कुछ एनजीओ को चाहिए कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें कि भाई आप क्यों नहीं वोट देते। आप ही के भले की चीज़ है, फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते, वोट क्यों नहीं देते, और उनको समझाएं कि वोट ज़रूर दें, किसी भी वजह से मिस न करें। ठीक है, सरकारी तौर पे पूरा पेड हॉलीडे होता है, तो इसीलिए आपको छुट्टी पूरी मिल गई और घर में बैठे रहें या घूमने निकल जाएं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो ये उनको समझाने की ज़रूरत है। सर ईवीएम पर जो है कई सवालात उठते रहे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्लैरिफिकेशन भी आता रहा, लेकिन हाल ही में तकरीबन तमामी अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हुई हैं और इलेक्शन कमीशन को एक सिविल सोसाइटी की जानिब से ख़त भी लिखा गया था और मीटिंग में ये तय किया गया कि इलेक्शन कमीशन पर, हुकूमत पर दबाव बनाया जाए कि ईवीएम से परहेज करे, फिर से बैलेट पेपर लाए। कैसे देखते हैं सर, फिर से जो है ये 2023 के इलेक्शन से पहले दोबारा ईवीएम का मसला उठा? नहीं, ये आज की बात नहीं है। ईवीएम जब से शुरू हुई है 1982 में, जब से ईवीएम पे कंट्रोवर्सी भी होती रही है और लिटिगेशन भी हुई है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तो और बार बार ये कोर्ट में के जाते रहे हैं। तो लेकिन इसका इलाज यही है। एक तो ईवीएम जो शुरू में थी वो ईवीएम अब नहीं है, उसमें अच्छे सुधार होते गए हैं और अब तो वीवीपैट भी शुरू हो गया है, वो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी एक पर्ची छप जाती है और पर्चियाँ गिन लीजिए और मशीन गिन लीजिए, दोनों में वो बराबर वोट आने चाहिए। लाखों वोट गिने जा चुके हैं और लाखों में वो बराबर पाई गई, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई। तो लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई शिकायत होती है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ओपन होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इतनी शिकायतें कि कोर्ट में जा रहा है, 23 पार्टी मिलके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत पड़ी? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बुला के उनसे बात करती? तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, उनकी डिमांड भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बुला के उनकी बात तो सुनो, ग्रीवेंस तो सुनो और उसी में से सोल्यूशन निकलेगा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे वक्त में भी 2009 में ईवीएम के खिलाफ डिबेट बीजेपी ने चलाई थी, एक किताब तक लिख दी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर।
डेमोक्रेसी खतरे में। तो उसके बाद हमने फौरन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। कह रहे भाई बताओ कि तुमको क्या शिकायत है ईवीएम से। तो उन्होंने कहा साहब और हम ये नहीं कह रहा कि ईवीएम से कोई इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो गए हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जब हम बटन दबाते हैं तो वोट किधर जा रहा है ये दिखाई नहीं देता, तो ये इसका समाधान कर दिया जाए। तुमने कहा बताओ क्या करें। तो चंद्रबाबू नायडू उसके लीडर थे, उन्होंने कहा था वीवीपैट शुरू कर दें तो कि जी पर्ची छप जाया करे। तो हमने कहा अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया कि वीवीपैट शुरू कर देंगे। तो अब मैं अभी भी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को बुलाए और अब उनको क्या शिकायत है उसको समझे और उसका समाधान उसी मीटिंग में निकलेगा। कोई मुझे इसमें कुछ डाउट नहीं है। इसलिए उन पार्टीज को दुश्मन समझना ये गलत है। दे आर स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्टोरल इंटेग्रिटी की गारंटी देना है। सर, चंद महीनों पहले नॉर्थ इंडिया में असेंबली इलेक्शंस हुए, अब कर्नाटका में हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनका हवाला देते हुए अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब भी कोई उंगली उठाता है मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी उस इलेक्शन कमीशन में 6 साल रहा हूँ और हमने वो दिन देखे कि किसी नेता की, कितना भी बड़ा नेता हो, हिम्मत नहीं थी कि हमको बता दे कि क्या करना है, क्योंकि ऑटोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हम उसका फायदा उठाते थे। हमने तो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड जो हमारी अपॉइंटमेंट लेटर को इशू करता है, हमने तो उसको सेंश्योर कर दिया, उसको चार्जशीट कर दिया। 3-4 और मंत्री थे उसी सरकार के, उनको चार्जशीट किया। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो नॉन पॉलिटिकल होके काम करना ज़रूरी है। तो और अगर वो उसमें कोताही करता है या चूक करता है तो ये चिंता की बात ज़रूर बनती है। और इस पे लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक फेज़ आया था इलेक्शन कमीशन में जब बहुत हालात ख़राब हुए थे। अब 2-3 साल से कोई ऐसी शिकायत या कोई आई नहीं है। अब आजकल शायद इलेक्शन कमीशन काम अच्छा कर रही है आजकल की कमीशन तो। सर, एक आखिरी और अहम सवाल। सन 1974 में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने या वाजपेयी ने परमिट किया था और बिल पेश किया गया था राइट टू रिकॉल। लेकिन 74 के बाद जो है कई बार इस पर बातचीत होती रही, पंचायत लेवल, म्यूनसिपल लेवल पर कहीं कुछ रियासतों में है, लेकिन एमएलए और एमपी के लेवल पर नहीं है। तो ये राइट टू रिकॉल जो है, अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर्स आते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया कि आवाम का जो बुनियादी हक होता है एक राइट टू रिकॉल, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन कैसे देखती है, क्यों ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया राइट टू रिकॉल? नहीं देखिए, इम्प्लीमेंट तो इसलिए नहीं हो पाया कि राइट टू रिकॉल एक्ट ही पास नहीं हुआ। और मैं तो कहता हूँ ये डिमांड ही गलत है। बिल्कुल मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखा। और जब अन्ना हजारे इसकी डिमांड कर रहे थे जंतर मंतर पे बैठ के, मैंने उसका पब्लिकली मुखालफत की कि बहुत खतरनाक चीज़ है, बड़ी गलत चीज़ है। वो आए मुझे मिलने, उन्होंने 2 डिमांड की थी, राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट। तो फिर मैंने कहा कि देखो राइट टू रिकॉल, ऑलरेडी राइट टू रिकॉल तो है। 5 साल बाद इलेक्शन होता है, आप रिकॉल कर लीजिए, वो भी तो राइट टू रिकॉल ही है। और लेकिन होगा क्या, क्योंकि देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इलेक्शन जो होता है ना वो आसान काम नहीं होता, और बड़े नक्सलाइट एरियाज में होता है, बॉर्डर एरियाज में होता है, कश्मीर में होता है, मणिपुर नागालैंड में होता है। आप जीत के आ गए और आपके हारने वाले ने अगले दिन ही 5,000 एप्लीकेशन डाल दी कि जी ये तो बड़े नालायक हैं, इनको निकालो, राइट टू रिकॉल। तो अब 5 लाख लोगों ने आपको वोट दिया और 5,000 लोग आपको राइट टू रिकॉल की एप्लीकेशन दे दें, मतलब क्या है? तो ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा कि हम इलेक्शन ही हम करते रहेंगे, तो ये तो गलत है। लेकिन अरे भाई वेट करो, कम से कम अगले इलेक्शन में हरा दो, वो भी तो रिकॉल ही है। तो राइट टू रिकॉल, तो उसको अन्ना हजारे ने खुद माना कि हमने ये नहीं सोचा था, हम इस डिमांड को वापस लेते हैं। लेकिन राइट टू रिजेक्ट वाला उन्होंने कहा आप गौर कीजिए, वो मैंने कहा कि वो बात वो ठीक है कि मैं राइट टू रिजेक्ट को भी रिजेक्ट करता था कि भाई देखिए बार बार इलेक्शन कराना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। नक्सलाइट एरिया में हम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी लैंड माइन है कि वो पूरी गाड़ी है 40-40 फुट हवा में उड़ जाएगी उस माइन से।
उनको भी सिक्योरिटी देते हैं। उस हालात में इलेक्शन करा के आए और लोगों ने राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल किया कि जी हमको कोई कैंडिडेट मंजूर नहीं है, यानी 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन कराओ, फिर वही बंदोबस्त करो, फिर वही सिक्योरिटी करो, तो ये तो खेल होके रह जाएगा ना। तो उन्होंने कहा था कि आपका ये गुमान के बार बार इलेक्शन होगा, ये नहीं होगा, 1-2 बार जरूर होगा, लेकिन एक फायदा होगा जो कि आप कहते हो कि क्रिमिनल्स को टिकट न दो, लेकिन ये फिर भी क्रिमिनल को टिकट देते हैं। ये लोग एक्सपेंडिचर बहुत करते हैं, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जब 50 करोड़ रुपए खर्च करके कोई कैंडिडेट जाएगा और पब्लिक उसको राइट टू रिजेक्ट में रिजेक्ट कर देगी, तो ऐसे आदमी को फिर टिकट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये बात आपकी माकूल है, इसके ऊपर जरूर विचार और डिस्कशन करना चाहिए, और वो पॉलिटिकली डिस्कशन का एक विषय है, उसको आगे जरूर चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आज मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम, एक इजलास का एहतमाम किया गया है, जिसमें कई NGOs आए हुए हैं रियासत भर से, और ये प्रोग्राम रहा जिसमें डॉक्टर SY कुरैशी ने वोटर अवेयरनेस पर NGOs के जिम्मेदारान से इंटरेक्शन किया। और इस वक्त डॉक्टर SY कुरैशी रोशनी डाल रहे थे वोटर अवेयरनेस पर और EVM के मसले पर, और ख़ासकर राइट टू रिकॉल जैसे डिमांड पर। रफ़ीक जब्बार, PTV भारत, बेंगलोर।